हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज वहां से लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ABC इज डबल ऑफ वायर ADC। यहाँ पे दो आर्क है ABC और ADC। इसका जो रेजिस्टेंस है इससे डबल है। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस R0 है तो इसका 2R0 है। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द सेंटर। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर बच्चों रेजिस्टेंस सेम होता तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाती? 0। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है। रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी वजह से करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा और इसकी वजह से इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्कुलर या तो आर्बिट्ररी शेप लूप के दो पॉइंट के बीच अगर आपने बैटरी कनेक्ट किया और अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहां से जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी वजह से I1L1 इक्वल टू I2L2 हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो गई जिसकी वजह से इंटेंसिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग होगा। तो पहले हम करंट फाइंड कर लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जब पैरेलल कनेक्शन हो तब करंट डिस्ट्रीब्यूशन दो रेजिस्टेंस के बीच कैसे होगा? तो I1 इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2 और I2 इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैंने I1 फाइंड किया। I1 कितना होगा? तो सामने वाले का रेजिस्टेंस R0 और दोनों का कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। I2 कितना होगा बच्चों? तो सामने वाले का रेजिस्टेंस 2R0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2R0 अपॉन R0 प्लस 2R0। अगर इस तरह से फाइंड नहीं करना है, I1 मिल गया, I में से I1 को माइनस करो तो I2 मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे करंट मिल गया। करंट मिला तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। एक क्लॉकवाइज है तो इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड, दोनों हो गया। अब आपको देखना है μ0 I अपॉन R, विच वन इज लार्जर? यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, यहाँ से 12 से डिवाइड किया, तो B2 इज ग्रेटर देन B1। सो नेट इंटेंसिटी μ0 I अपॉन 2R, बड़े वाले की साइड मतलब क्या होगी? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। मुझे P एंड Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस 2D है। तो पहले हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले ले, P पॉइंट। तो ध्यान से देखो बच्चों, P पॉइंट पे इसकी वजह से इंटेंसिटी कहाँ जाएगी? इनसाइड, इसकी वजह से इनसाइड, लेकिन इसकी वजह से इसकी वजह से आउटसाइड। ये दोनों की वजह से ध्यान से देखो, P पॉइंट पे इंटेंसिटी इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड, मतलब ये दोनों की इंटेंसिटी ऐड करेंगे, इसकी इंटेंसिटी माइनस करेंगे। 2 का प्लस 1 का माइनस कर लिया। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आ गया? चलो, P पॉइंट पे Q पॉइंट पे फाइंड करना है। ध्यान से देखो, इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, मतलब ये दोनों की वजह से आउटसाइड मिलेगी और इनकी वजह से कहां मिलेगी? इनसाइड। होमवर्क में मिलेगा। BQ आपको ट्राई करना। B1 कैसा होगा? इनसाइड। B2 कैसा होगा? B2 B3 का होगा आउटसाइड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे L शेप में दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और मुझे P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ध्यान से देखना बच्चों, तो ये दो वायर जो है, ये दो वायर की एक्सिस पे P पॉइंट है। ओके, ए वायर और ए वायर की एक्सिस पे P पॉइंट है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी 0, इसकी वजह से इंटेंसिटी 0।
बच्चा कौन, ये दोनों। अब ये नीचे जा रहा है तो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, मतलब इसकी वजह से इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, आउटसाइड, और इसकी वजह से भी आउटसाइड, मतलब दोनों की वजह से इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, आउटसाइड। तो फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, हमें V मिल जाएगा। यहाँ पे P22 पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ध्यान से देखो बच्चों, ए इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इसकी वजह से इनसाइड, एक बाहर है दूसरा अंदर है। ओके, रिजल्टेंट फाइंड करो तो आपको P और Q पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल जाएगी। आपको खुद ट्राई करना है बच्चों। ध्यान से देखो, इसकी वजह से इंटेंसिटी नीचे जाएगी, नीचे मतलब इनसाइड, और इसकी वजह से आउटसाइड मिलेगी, और दोनों का क्या फाइंड करना है, नेट। एक 10 एम्पियर करंट है, दूसरा 20 एम्पियर है। ठीक है, पॉइंट कौन सा है, 2 2, मतलब यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, -2 मतलब यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर। यहाँ पे माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, लोकेशन, लेकिन जब वैल्यू फाइंड करोगे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सिर्फ साइन देखनी है। इसकी वजह से आउटसाइड और इसकी वजह से भी इनसाइड। ठीक है, इसकी वजह से इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, इनसाइड, और इसकी वजह से आउटसाइड, यहाँ पे भी अपोजिट है। ऐसा एक क्वेश्चन, 2 long parallel wire are carrying current as shown in figure, find the magnetic field at P and Q point। मुझे P and Q पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, P Q R तीनों पॉइंट पे। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो वायर है इस तरह से, जिसमें करंट अंदर जा रहा है ऐसे। अब P की बात करो तो करंट अंदर जा रहा है, तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, नीचे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी, इसकी वजह से नीचे गई, तो मैंने अप एंड डाउन लिखा है। इसकी वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी, तो μ0I/2πd, यहां से कितना डिस्टेंस है, 3d। इसकी वजह से ध्यान से देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां मैंने थंब रखा ऐसे, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर। इसकी वजह से कहाँ मिलेगी, ऊपर की तरफ, और ये करंट बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से कहाँ मिलेगी, नीचे की तरफ। दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे। सब्ट्रैक्शन लेते हो ध्यान रखना, μ0I/2πd, μ0I/2πd, तो which one is greater, B1 is greater than B2, तो B1 में से B2 माइनस करें। ठीक है, सेम Q पॉइंट और R पॉइंट आपके लिए होमवर्क में मैं देता हूँ, निकाल देना बच्चों, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। करंट जब भी वायर हो तो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, ये सिर्फ ये पकड़ के आगे चलना है, आगे जाना है, नीचे है, ऊपर है, अंदर है, बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, वो ये राइट हैंड स्क्रू से फाइंड कर ले। ठीक है, चलो, जिस तरह से हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि अगर लाइक चार्जेस है तो बिटवीन 2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, और अनलाइक चार्ज है तो नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, ऐसा हमने पढ़ा था। यहाँ पे बच्चों सेम है कि दो वायर के अंदर अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो, दो वायर के अंदर, दो पैरेलल वायर, ये दो पैरेलल वायर के अंदर करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो बिटवीन 2 वायर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नियरेस्ट टू स्मॉल करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बेसिक टेक्निक याद रखनी है। इफ करंट इन सेम डायरेक्शन बिटवीन 2 वायर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन। क्यों ऐसा, कि मान लो कि ये करंट इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बाहर है और इसकी वजह से अंदर की तरफ है। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से बाहर जाएगी और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इस तरह से अंदर जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इंटेंसिटी एक ऊपर है दूसरी नीचे है। समझ में आया? करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। अब डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गए, फिर आपको क्या कंपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो
इसकी वजह से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई y, I कितना है 4i, डिस्टेंस कितना है x, सेम म्यू 0 I अपॉन 2 पाई y कितना है d माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x डिस्टेंस मिल जाएगा। यहां से 4d अपॉन 5 डिस्टेंस पे नेट इंटेंसिटी क्या होगी 0। चलो एक डॉट और एक क्रॉस लिया तो नियरेस्ट टू स्मॉल करंट, दोनों में स्मॉल करंट क्या है I, तो इसके नजदीक P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी 0। इसकी वजह से यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी म्यू 0 4i अपॉन 2 पाई d प्लस x, और इसकी वजह से म्यू 0 I अपॉन 2 पाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो x मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों, ये मेन चीज है, ध्यान रखना। चलो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मुझे P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। पहले क्या था कि दोनों वायर की एक्सिस पे पॉइंट था, ऊपर जो दो क्वेश्चन करवाए उसमें P पॉइंट दोनों की एक्सिस पे था, दोनों की जो दो पैरेलल वायर है उसके बीच था, लेकिन अब साइड में ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ध्यान मान लो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी इसकी वजह से वो मुझे बी इसकी डायरेक्शन में मिलेगी, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, एक क्रॉस है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे इसकी डायरेक्शन में मिलेगी। तो यहां पे मैंने फाइंड किया 3i की वजह से, ये तो आर ऐसे ऐसे हाँ, ये B2 इस तरह से आएगा, गलत ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अलोंग इसकी वजह से क्रॉस है, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी म्यू 0 3i अपॉन डिस्टेंस कितना है 3d, तो 2 पाई 3d अलोंग PB, इसकी वजह से ध्यान से देखो क्रॉस है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी अलोंग PB आएगी, और इसकी वजह से इंटेंसिटी आएगी अलोंग PI आएगी, अलोंग P आएगी, ठीक है, B2 की डायरेक्शन। अब ये 5D है, ये 3D है, ये 4D डिस्टेंस, ये पाइथागोरस 90 है, तो B1 B2 तो परपेंडिकुलर है, तो P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी कितनी, तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, ये डॉट है तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से हम सर्कल बनाएंगे, इसकी वजह से ये सर्कल हो गया, ओके, और इसकी वजह से तो ये सर्कल हो गया, इस तरह से है। इसकी वजह से इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मुझे यहां पे मिलेगी, सॉरी करंट बाहर की तरफ है ना, यहां पे मिलेगी, ये डायरेक्शन मतलब क्या होगा अलोंग P हो गया। इसकी वजह से ध्यान से देखो तो ये इंटेंसिटी इस तरह से आएगी, अलोंग कहां मिला PB मिला, और दोनों कैसे है परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हो गया, ये 3D 4D मतलब 90 हो, तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते कि स्टार्ट कहां से करना है। हमारे पास एक तो बायो सावर्ट लॉ है और दूसरा क्या है इनफाइनाइट कंडक्टिंग बार है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ये दोनों इनफाइनाइट वायर, एक में करंट आउटसाइड जा रहा है, एक में इनसाइड जा रहा है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इसके अलोंग मिल रही है। ये B2 गलत ड्रॉ किया है, इस तरह से आएगा, ओके, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग PB मिल रही है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए पाइथागोरस से मैंने नेट इंटेंसिटी फाइंड कर ली। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मैंने होमवर्क लिखा है, आप खुद सोचना, खुद ट्राई करना, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मुझे यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ध्यान से देखना बच्चों, फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। ये रियल में x y z
लेकिन ए एक्सिस को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए शिफ्ट किया कि मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसको मैंने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बता दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसको एक्स वाई जेड ले सकते हो, मैंने इसको एक्स वाई और जेड ले लिया, तो ये मेरे लिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। एक्स डैश पैरेलल वाई डैश पैरेलल और जेड डैश के पैरेलल। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लॉन्ग ही समझ, ऐसे लिया हो तो इनफाइनाइट लॉन्ग ही समझ। ये जो दो वायर है इसमें से करंट कहां पास हो रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। करंट कहां जा रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां से लेकर सेमी इनफाइनाइट हो गया। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो करंट थंब की डायरेक्शन में गया तो मैग्नेटिक फील्ड कहां गई? इनसाइड। इनसाइड कौन से एक्सिस है? ये तो एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में करंट जा रहा है तो इनसाइड कौन सी एक्सिस हो गई? जेड एक्सिस। तो माइनस के रहेगा। करंट ए डायरेक्शन में गया, ध्यान से देखो, मुझे तो यहां पे ही चाहिए, तो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, तो भी इनसाइड जा रहा है, मतलब 3 की वजह से माइनस के करेक्ट। इन दोनों वायर की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जेड डायरेक्शन है। लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। अब सर्कुलर रिंग के लिए सोचो, तो वाई जेड के परपेंडिकुलर इनसाइड कौन सी एक्सिस होगी? वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स, तो माइनस एक्स। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको यही मेन चीज है, ध्यान से देखो कि ये जो दोनों वायर है कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। मुझे ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो जहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी हो वहां पे फिंगर को रखो और करंट को थंब की डायरेक्शन में रखो। तो करंट मैंने थंब की डायरेक्शन में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर। एक्स वाई के परपेंडिकुलर इनसाइड कौन सी एक्सिस आएगी? नेगेटिव जेड एक्सिस, तो माइनस के करेक्ट। इसके लिए भी माइनस के। ये सेमी सर्कुलर रिंग कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन है, तो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, क्लॉकवाइज है, इनसाइड। इनसाइड मतलब एक्स वाई के इनसाइड कौन सा प्लेन है? नेगेटिव एक्सिस, माइनस आई के। फिर तो आपको सोचना है बड़ा कौन है वो सोच लो, ये दोनों को ऐड कर लो और इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। ये और सॉरी पाइथागोरस वाला, ये दोनों का रिजल्टेंट और ये दोनों का रिजल्टेंट जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स और वाई, एक्स और जेड परपेंडिकुलर। नेट इंटेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे रखना, एग्जाम में देखे बिना जाना मत। ऐसा एक होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक लूप है, आपको नजर आ रहा है? ओके। और इसकी वजह से मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी ए 0 ए, मतलब वाई एक्सिस, सॉरी एक्स जेड प्लेन के अंदर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने ये जो प्लेन रखा, ये प्लेन रखा, इसकी वजह से इंटेंसिटी कहां पे मिलेगी? एक्स एक्सिस पे। इसकी वजह से दो प्लेन ऐसे हैं, एक्स जेड प्लेन में रखा है, वाई कोऑर्डिनेट है ए जेड एक्सिस अलोंग ए एक्सिस, इसकी इंटेंसिटी कहां पे होगी? परपेंडिकुलर, मतलब समझ रहे हो, एक्स के पैरेलल हो जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी जेड के पैरेलल। तो इसकी वजह से बी आई करेक्ट, इसकी वजह से बी के करेक्ट हो गया पाइथागोरस के लिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर चाहिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ए 0 ए। तो यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कौन सा मिला मुझे? बी आई प्लस बी के। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2b। बी भी कैंसिल हो गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इफ इट कैरीज अ करंट आई। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब
नॉन यूनिफॉर्म वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू BI इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ए वाला वायर देखो, ए वाला वायर देखो, और ए सर्कुलर रिंग है। ओके, तो जब भी ये सिचुएशन आए तो मुझे कितना फोर्स लगेगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। तो F इक्वल टू BI इंटू 2r, F इक्वल टू BI इंटू 2r। सेम ध्यान से देखो, मैंने एक ऐसी रिंग रखी है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन r प्लस 2r, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो 4r इंटू IB। एक ए वाला क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, 3 लाइन है। डिस्टेंस इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो जितना फोर्स ADC पे लगेगा उतना ही AC के ऊपर, उतना ही AB'C के ऊपर। तीनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। एक 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना हो गया √4 + 4 मतलब 2√2 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स को 3 से एक तो मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों वायर पे इक्वल फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन ADC, AC एंड AB'C आर इक्वल। ओके, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, तीनों वायर है, तीनों पे फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इंटू BI इंटू लेंथ, स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना है 2√2, 6√2 इंटू BI। तीनों क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे से याद रखो, एग्जाम में देख लेना, जाना मत। The magnetic field is B equal to V0 x upon L plus 2x square upon L square into K caret. A square loop of HL carrying a current I as shown in figure. Find the net force act on the loop. मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, सॉरी आउटसाइड प्लेन ऑफ पी, और चारों वायर इस तरह से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। एडी जो वायर है, फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन लूप। एडी वायर, ओके, इसके लिए x 0 है और इसके लिए लेंथ कितनी है, L है, x इक्वल टू L। ओके, x इक्वल टू L है, तो ये दोनों जो वायर है इसका तो फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, यहां पे लिखा मैंने DC एंड AB इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक करंट हो गया। ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट, तो ये वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ FDC, इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस कैसे, इक्वल एंड अपोजिट है, FDC FAB इक्वल एंड अपोजिट एंड कोलिनियर है। That's why net force act on this two is 0. FDC plus FAB equal to 0. ठीक है, ये दो वायर तो भूल जाओ। अब बचे कौन, ये दो। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, बाहर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, बराबर इस डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे डिस्टेंस अलग है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू है। x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इससे पता चलेगा, इसके अंदर x इक्वल टू 0 रखो बच्चों।
x इक्वल टू 0 रखो तो 0 0 मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे 0 है। एडी वायर के लिए इंटेंसिटी 0 है तो एफ एडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता है। x इक्वल टू एल डिस्टेंस पे x एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएबल है। x एक्सिस पे इंटेंसिटी वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे x इक्वल टू एल रखा है, एल रखा, एल कैंसिल हो गया, 2l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर कैंसिल, तो 2 + 1 3 भी 0, ये 3 है बच्चों। ओके, तो ये जो वायर है BC, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, BC के ऊपर फोर्स 3b0i है, कितना लगा 3b0i। ये वायर के ऊपर 0 क्योंकि इंटेंसिटी 0 है। ये दोनों वायर पे इक्वल एंड ऑपोजिट, रिजल्टेंट 0, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा 3b0 × i। सो नेट फोर्स कितना हुआ 0 + FDC + FAB + 3b0i। ये दोनों का नेट 0 है इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या है 3b0 × i। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट लूप रखा जाए, रेक्टेंगुलर करंट लूप, तो उसके ऊपर मैंने फोर्स फाइंड किया। ठीक है, चलो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो आंसर आता 0। A circular loop of radius a having current I is placed in a 2-dimensional magnetic field। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 डायमेंशन में, ठीक है। The center of the loop coincide with the center of field। ये सेंटर जो है मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर के साथ कोइंसाइड है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 2 प्लेन में है। The magnetic field at the periphery of the loop is P। ये जो लूप है इसकी पेरिफेरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है B है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। मुझे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। मेरा सोर्स सेंटर पे है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली 2 डायमेंशनली आउटवर्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स फाइंड किया। ये फोर्स कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ थम्स। ध्यान से देख सकते हो आप, तो फोर्स कहाँ लगा, नीचे की तरफ। कहाँ लगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे तरफ मैंने दिखाया है, इनसाइड द प्लेन। क्रॉस लिखो अच्छा है। ओके, अब सभी एलिमेंट का मैं एडिशन करूं, सभी एलिमेंट्स, तो सभी एलिमेंट्स के लिए सिचुएशन तो यही रहेगी, फोर्स कहाँ जाएगा, इनसाइड द प्लेन। कहाँ जाएगा, इनसाइड द प्लेन। सभी एलिमेंट्स का मैं एडिशन करूं तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, BI इंटीग्रेशन DL, DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L मतलब 2π। तो एक जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये रिंग के ऊपर फोर्स, टोटल फोर्स कितना लगता है, BI × 2π। कितना फोर्स लगेगा, BI × 2π। इतना समझ में आया। ओके, चलो। A steel wire of length L and mass M can slide on a 2 plastic rail in a horizontal plane with a separated distance d। ये 2 प्लास्टिक रॉड है जिनका सेपरेटिंग डिस्टेंस d है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक वायर रखा है PQ, जिसकी लेंथ d होगी, जो भी है d लेंथ होगी। स्टील वायर ऑफ लेंथ L, मास M कैन बी स्लाइड, हाँ लेंथ L है सॉरी, और मास M। The coefficient of friction between wire and rail is mu। ये जो प्लास्टिक और वायर, जब वायर इसके ऊपर स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा और इसका कोएफिशिएंट कितना है, mu। फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड टू स्लाइड द वायर ऑन अ रेल। ये वायर को, ये PQ वायर को
एक पैरेलल प्लास्टिक वायर के ऊपर, रॉड के ऊपर स्लाइड करने के लिए मुझे मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इनसाइड, करंट कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ध्यान से देखो बच्चों, in this direction. Magnetic field in the direction of finger, inside. Current in the direction of finger. Force act in the direction of thumbs. तो ये वायर के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब ये वायर इस डायरेक्शन में स्लाइड होना स्टार्ट होगा, लेकिन फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट। फ्रिक्शन कितना, तो F इक्वल टू म्यू इंटू N इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है म्यू mg, बिल साइन थीटा। ओके, मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, मूव तो करवाना है, तो मूव कब होगा, जब बिल साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू mg होगा। ये वाला फोर्स इससे बड़ा होगा तो ही मूव करेगा, अदरवाइज मूव करने वाला नहीं। तो बिल साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू mg। ओके, तो b इज ग्रेटर देन दिस। अब बच्चों b मिनिमम कब होगा, जब थीटा साइन थीटा 1 होगा। इसमें वेरिएबल कौन है, तो थीटा है। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 होगा। तो थीटा इक्वल टू 90, देन b इक्वल टू b मिनिमम कितना, म्यू mg अपॉन i। ओके, a rod PQ of length 20 centimeter and mass 200 gram suspended through a fixed point O। मैंने एक रॉड को इस तरह से बांध के रखा है, नाउ तो दे सकते हो PQ है, स्ट्रिंग है, इससे बांध के रखा है। ओके, थ्रेड लेंथ 20 सेंटीमीटर इच, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 60 के एंगल हो गए। इन शॉर्ट उसको ऐसा कहना है, ये एंगल कितने हो गए, 60। फाइंड द टेंशन इन थ्रेड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट का मतलब क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg का पे नीचे, वो तो कॉमन है, लगने वाला है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और करंट ए डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, करंट ए डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर क्रॉस होता तो ऊपर लगता, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब्स। फोर्स कहाँ लगा, नीचे, कितना, बिल। ओके, बिल और mg दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे, और इसकी वजह से टेंशन T का कौन सा कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट, cos T cos 60, T cos 60, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, बच्चा को T sin 60। T sin 60 किसके इक्विवेलेंट हो गए, mg एंड बिल के। यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया, 2T sin 60 इक्वल टू mg प्लस T sin 60, 2T sin 60। ये जो हमारा रॉड है, इसके ऊपर दो फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं और दो फोर्सेस नीचे। नेट ऊपर कितना लगा, 2T sin 60, नेट नीचे कितना लगा, mg प्लस बिल। बस कंपेयर करना, खत्म हो गया। The figure shows a circular wire loop of radius a and carrying a current I placed in a perpendicular magnetic field B. Find the force of a compression in the wire. क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर बच्चों याद रखना। मैं आपको ट्राई कर रहा हूं समझाने के लिए कि जब भी इस तरह से, ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछता, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कि कोई रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है और करंट
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पास हो तो रिंग का कंप्रेशन होगा कि एक्सटेंशन होगा, वो आपको फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चों, पहले ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ले ली, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, तो फोर्स लगेगा कहां पे लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ थम्स, दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यहाँ पे ऊपर रखो तो समझ में अच्छा है। एलिमेंट यहाँ पे रखता हूं मैं, एक क्रॉस हो गया, एक करंट टेंजेंशियल हो गई, फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सभी पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, पूरी लेंथ के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो मुझे कंप्रेशन फोर्स फाइंड करना है। समझ में आ गया बच्चों, इज दिस क्लियर? आपको कंप्रेशन और एक्सटेंशन पूछते, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ तो फोर्स की डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड लगता, तो एक्सटेंशन होगा, क्या होता, एक्सटेंशन। इसमें करंट की डायरेक्शन कौन से, क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, इसे क्लॉकवाइज कर दो तो भी ध्यान से देखो बच्चों, क्या होगा, आउटसाइड, मतलब एक्सटेंशन होगा। तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड स्क्रू से डिसाइड करना है कि कंप्रेशन होगा कि एक्सटेंशन होगा। अगर फोर्स बाहर की तरफ है तो एक्सटेंशन, अंदर की तरफ है तो कंप्रेशन, ये आप याद रखना। चलो अब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं कि फोर्स एक्ट ऑन एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट को मैंने आइसोलेट किया, डीएल एलिमेंट्स, ये डीएल एलिमेंट्स है, ठीक है, और इसका जो कंप्रेसिव फोर्स है यहाँ पे लग रहा है, कंप्रेस होगा मतलब कि इस तरह से फोर्स लगेगा, रिंग को कंप्रेस करेगा तो ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा, थोड़ी फिगर को बड़ा कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स इस तरह से लग रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी फोर्स, कंप्रेशन फोर्स कहां लगेगा, ए डायरेक्शन में लगेगा, एफसी या फिर एफसी, इतना समझ में आ गया बच्चों। कंप्रेस करके रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो ए एफसी हो गया, ये भी एफसी। अब इसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, ये वाला एंगल थीटा है, डी थीटा लिया तो डी थीटा, जितना वर्टिकल के साथ उतना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एफसी के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको, एफसी कॉस डी थीटा, पूरा एंगल डी थीटा है, डी थीटा बाय 2, ओके, आधा एंगल इसलिए, और सेम यहाँ पे भी एफसी कॉस डी थीटा बाय 2, और यहाँ पे ऊपर दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, एफसी साइन डी थीटा बाय 2, ओके। तो नेट फोर्स कहां लगा, 2fc साइन डी थीटा बाय 2, बाहर की तरफ लगा, और अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एलिमेंट के ऊपर बिल BIL, लेकिन लेंथ इक्वल टू क्या होगा, ए डी थीटा, आर्क की लेंथ कितनी होगी, ए डी थीटा, दोनों को कंपेयर किया, साइन डी थीटा बाय 2 अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाय 2 ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, कंप्रेसिव फोर्स, आप एफसी लिखना है, सी मैंने लिखा, एफसी लिखो, तो कंप्रेसिव फोर्स एफसी इक्वल टू BIA, क्या मिला, BIA अपॉन 2, ठीक है, नहीं ये 2 कैंसिल हो गया, ओके, तो एफसी इक्वल टू BIA। फिर से एक बार थोड़ा समझ लीजिए, फिर से मैं शो करता हूं, जगह कई बच्चे तो यहाँ पे दब करके सॉल्व करें। चलो फिर से ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है लेकिन फिगर थोड़ी छोटी पड़ रही है,
क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी आंसर आप याद रखोगे तो भी हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। पहले तो कंप्रेशन एक्सटेंशन समझ में आ गया ना। इस तरह से आप देख लेना कि भाई टुवर्ड्स द सेंटर है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने दिया है, ओके। ये पूरा जो एंगल बनेगा वो डी थीटा है, और इसके टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है कितना, बी आई डी एल, बी आई डी एल। लेकिन रेडियस ए है तो बी आई इंटू ए डी थीटा, ये मुझे फोर्स मिल गया टुवर्ड्स द सेंटर, ए वाला। इतना समझ में आ गया। अब एक कंप्रेसिव फोर्स है, एग्जैक्ट फिगर मैंने ड्रॉ की, एफ सी, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, कंप्रेसिव फोर्स, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पूरा एंगल डी थीटा है, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ये हो गया डी थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये जो कंप्रेसिव फोर्स, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसमें से 2fc sin डी थीटा बाई 2 की इफेक्ट आएगी, इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। तो 2fc sin डी थीटा बाई 2 इक्वल टू, मैंने क्या किया, बी आई इंटू ए डी थीटा, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, बस, ओके। तो कंप्रेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बाई चांस कभी पूछ ले तो बी आई है, आप याद रखना, ए इज द रेडियस। चलो, a long wire P carries a current of 50 ampere. It is rigidly fixed. Another wire Q is placed above P, parallel to P, carries a current 25 ampere. Wire of Q is 0.75 Newton per meter length. Force लग रहा है, to find the position of Q in rest. Wire P, ये rest है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे एक क्यू वायर रखा है वो मुझे फाइंड करना है। तो ये वायर कब स्टेडी रह सकता है, इसका खुद का जो वेट फोर्स है उतना ही इसकी वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। ये वायर, दो वायर इस तरह से पैरेलल, दोनों में सेम करंट पास होगा तो अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट होगा तो रिपल्सन। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वायर के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई ऊपर की तरफ, और उसका खुद का वेट फोर्स का नीचे जो मुझे दिया गया है, ठीक है। तो फिर दोनों को सिर्फ कंपेयर कर बात कर दो, म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई इक्वल टू W, लेकिन W अपॉन L की लेंथ है 0.75, ये W अपॉन L है, L यहाँ पे बाकी रहेगा, लेकिन L नीचे चला जाएगा, ठीक है। आप W अपॉन L लिख सकते हो, अगर L यहाँ पे नहीं लिखना चलो, ठीक है, तो भी चलेगा, बस आपको वायर मिल जाएगा। A finite conductor AB carrying a current I is placed near a very long fixed wire having current I0. इसमें से कितना करंट जा रहा है, I0। इसके नजदीक एक छोटा सा करंट एलिमेंट्स है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन वायर AB, इसके ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, और यहां से x डिस्टेंस पे a एलिमेंट के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे, और फिर a पॉइंट से b पॉइंट पे उसका इंटीग्रेशन लेंगे, किसके रिस्पेक्ट टू, वायर के रिस्पेक्ट टू। मतलब a पॉइंट का कितने डिस्टेंस पे, a पॉइंट, b पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, a प्लस l, a से a प्लस l उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहां से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मिल गई, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई x, ओके। एलिमेंट के ऊपर फोर्स लग गया, और इसका मैंने इंटीग्रेशन किया। मैंने वायर के रिस्पेक्ट टू लिया, तो वायर से लिमिट लिखनी है, वायर से लिमिट a और लिमिट l प्लस a, ठीक है। फाइंड फोर्स एक्ट ऑन लूप एज शोन इन फिगर,
एक स्क्वायर लूप है, इसके नजदीक रखिए। मैंने आगे एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को रखा था। तो यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस है, और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी, μ0 I2 अपॉन 2πa होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, μ0 I2 अपॉन 2πa प्लस b। ये दोनों वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये तो हमें सोचना नहीं है, सिर्फ ये वाला वायर और ये वाला वायर के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। ध्यान से देखो, करंट सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, बोलिए अट्रैक्टिव। मतलब ए बी के ऊपर फोर्स ए डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ये करंट अपोजिट है, ये दोनों के बीच रिपल्स है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बच्चों, लेफ्ट साइड राइट साइड निकाल। लेफ्ट साइड मतलब अट्रैक्शन, राइट साइड मतलब रिपल्सन। ठीक है, ये दोनों के बीच का फोर्स निकालो, ये दोनों के बीच का फोर्स निकालो, वायर के बीच फोर्स। बड़ा कौन होगा, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। तो बी एफ ए बी में से एफ सी डी माइनस कर देगा, कॉमन निकालना। नेट फोर्स का लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। ये वाली फॉर्मूला बच्चों आप याद रख सकते हो, और इसका एक होमवर्क है, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो आप कर सकते हो ना, मैंने आंसर भी लिखा। इसके अंदर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, ए 5 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, I1 25 एम्पियर 15 एम्पियर, I2 25। इसके अंदर रख के सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। फाइंड द फोर्स ऑन वायर क्यू, क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा आपको फाइंड करना है। इस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो F फोर्स एक्ट ऑन क्यू बाय P, ये डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों में सेम डायरेक्शन है, फोर्स एक्ट ऑन क्यू बाय आर ये डायरेक्शन है, और दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में एक क्यू वायर शिफ्ट होगा। ये दोनों में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर ऑब्जर्वेशन और बायो-सावर्ट लॉ के थियरी पोर्शन और एमसीक्यू सॉल्व करवाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाइपोल मोमेंट और कुछ इंस्ट्रूमेंट, गैलोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, पोटेंशियोमीटर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखना, पीडीएफ फाइल मैंने सेंड किया है, उसको खुद क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट।